हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईओ कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फिर जानेंगे फंडामेंटल राइट्स जो भारत के हैं वो कहाँ से आए। ठीक है, और जो फंडामेंटल राइट्स है वो बेसिकली जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में। ठीक है, आइए इसे डिटेल में समझते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया। सबसे पहले जानते हैं भाई फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मेंशन किया गया है। सबसे पहली बात है कि फंडामेंटल राइट्स वो बेसिक ह्यूमन राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द्वारा गारंटी किया जाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिक को गारंटी में दिया जाता है कि जितने भी भारत के नागरिक होंगे सबको फंडामेंटल राइट्स बराबरी से मिलेगा। दूसरा कहा जा रहा है कि जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला बनाया है 2C 2E और 2F। सी का मतलब कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ई में इक्वालिटी एंड एक्सप्लॉयटेशन और एफ में क्या है हमारा फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो 2C 2E 2F से आप याद कर सकते हैं। 2C का मतलब क्या था, कल्चरल और एजुकेशनल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 2E का मतलब क्या था, पहले E का मतलब था राइट टू इक्वालिटी और दूसरे का राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और 2F कौन कौन से थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड राइट टू फ्रीडम। ठीक है, ये हो गया। आगे इन्होंने कहा कि ओरिजिनली जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो आर्टिकल 31 में इंक्लूड किया गया था जो फंडामेंटल राइट्स बनाए गए थे, लेकिन इसे फंडामेंटल राइट्स से हटा करके लीगल राइट्स में जोड़ दिया गया आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में फंडामेंटल राइट से डिलीट किया गया था और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300A ने पार्ट 12 में इसे एज अ लीगल राइट ऐड किया गया। ठीक है, ये तो बेसिक चीजें थी फंडामेंटल राइट्स के बारे में। अब बात करते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स इंडिया के अंदर जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है वो क्या क्या है। जो राइट है फंडामेंटल राइट्स का इंडिया का, वो पूरी तरीके से या कह सकते हैं हेवीली इंस्पायर किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स बिल्स ऑफ राइट। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो भारत का संविधान है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे बनाने के लिए 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लगा गया था और 60 अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया था। और ये पढ़ने का काम जो प्रेसिडेंट थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने किया था। और 10 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को कंपाइल करके हमारे देश का, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को 2000 बार अमेंड किया गया था और उसके बाद हमारा फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन बन करके तैयार हुआ था, जिसे 26 जनवरी 1950 में हमारे देश पे लागू कर दिया गया था। तभी से हमारा देश रिपब्लिक है। ठीक है, और 26 जनवरी को इसीलिए रिपब्लिक डे मनाया जाता है। आगे इन्होंने कहा कि जो राइट्स हैं इसमें इंक्लूड होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये जो दे आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनैलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड प्रिजर्व ह्यूमन डिग्निटी। इंसान की जो डिग्निटी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, इसे प्रिजर्व करने के लिए ह्यूमन राइट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, और जो पर्सनैलिटी है इंडिविजुअल की, उसके डेवलपमेंट के लिए भी बहुत एसेंशियल है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे बोला गया है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया है, जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, these rights are called fundamental rights because they are justiciable in nature and allowing persons to move the courts for their enforcement if and when they are violated। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये जो है कोर्ट की नज़र में ये हर एक इंसान को के ऊपर इन्फोर्सेबल है बराबरी से और दे आर जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, और जब इसे वायलेट किया जाएगा तो इंसान कोर्ट जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स को का एक ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियोस में इसको एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी है। आर्टिकल 14 में बोला गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस धर्म के हैं, किस जाति के हैं, किस जेंडर के हैं, किस एज ग्रुप के हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। भारत के अगर आप नागरिक हैं तो कानून की नज़र में आप सब बराबर हैं। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव।
तो भेदभाव नहीं होना चाहिए धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, कास्ट, क्रीड, जेंडर, किसी भी चीज़ के नाम पे हमारे देश में किसी भी तरीके का लोगों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, प्रोहिबिशन है। आर्टिकल 16 में बोल रहे हैं इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो सार्वजनिक रोजगार है उसमें जितने भी भारतीय नागरिक हैं सबको बराबरी का मौका मिलेगा, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा सार्वजनिक रोजगार में, ठीक है। आर्टिकल 17 में कहा जा रहा है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत होता है ना, ऊंची जाति नीची जाति, वो नीची जाति के यहाँ जाकर के पानी मत पीना, ठीक है। ऐसे पहले के जमाने में होता था, अब तो नहीं होता, ठीक है। गांवों में ज्यादा हुआ करता था। तो ये एबोलिशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में बोला गया है, राइट टू इक्वालिटी में, आर्टिकल 17 में, कि ये एबोलिशन होना चाहिए, इसको एक हिसाब से रद्द कर देना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। और अगर कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि आप फंडामेंटल राइट्स किसी का छीन नहीं सकते, वो भी अनटचेबिलिटी के नाम पे। अगला आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एक एक करके इनको डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राइट टू फ्रीडम के बारे में। आर्टिकल 19 में 6 राइट्स दिए गए हैं, जो प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, जिसमें सबसे पहला है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जितने भी भारतीय नागरिक हैं सबके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। दूसरा, राइट टू असेंबल पीसेबली विदाउट आर्म्स, आप एक जगह एकत्रित हो सकते हैं, आपके पास पूरा अधिकार है, लेकिन आपके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। बिना हथियार के आप किसी भी जगह पे एकत्रित हो सकते हैं, ठीक है। अगला कह रहे हैं राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो आपके पास अधिकार है कि आप एसोसिएशन को फॉर्म कर सकते हैं, यूनियंस को फॉर्म कर सकते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज को फॉर्म कर सकते हैं। ये तो भारतीय संविधान ने आपको अधिकार दिया है, ठीक है। अगला है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत का जो टेरिटरी है, जो जोग्राफिकल बाउंड्री है, जो जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, आप पूरे भारत में कहीं पे भी फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं, किसी ने कोई रोक टोक नहीं लगा रखी, ठीक है। सरकार ने आपको अधिकार दिया है कि आप फ्रीली ट्रैवल कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आप रह भी सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। अगला, राइट टू रिसाइड इन सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। आप किसी भी भारत के किसी भी पार्ट में आप रह सकते हैं और सेटल हो सकते हैं, जमीन खरीद करके मकान बना सकते हैं, ये पूरा का पूरा अधिकार दिया गया है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कुछ पर्टिकुलर जगह है जहां पे ये अधिकार नहीं है, वो कुछ स्पेशल कंडीशंस है। बाकी उन सारी कुछ जगह को छोड़ करके पूरे भारत में आप कहीं पे भी जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं। देखिए, आप रह सकते हैं किराए पे, तो आप पूरे भारत में कहीं पे भी रह सकते हैं, सेटल आप पूरे भारत में कहीं पे भी हो सकते हैं, लेकिन जो जमीन खरीदने की बात मैं कर रहा हूं वो कुछ जगह को छोड़ करके पूरे भारत में आप वो भी कर सकते हैं। आगे इन्होंने बोला कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप किसी भी प्रोफेशन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, मतलब कोई भी काम धंधा कर सकते हैं, और कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं, लीगल बिजनेस, इलीगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है आर्टिकल 20 में प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंसेस, ठीक है। अगला है आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। पर्सनल लिबर्टी मतलब अपनी आज़ादी, खुद की आज़ादी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, अपनी खुद की लाइफ का प्रोटेक्शन और अपनी आज़ादी का प्रोटेक्शन आर्टिकल 21 में आपको अधिकार है। आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन है। भारत का हर एक बच्चा, हर एक इंसान के पास राइट टू एजुकेशन है, वो पढ़ाई कर सकता है, किसी को वंचित नहीं किया गया और कोई रोक टोक नहीं है, कोई मनाही नहीं है, सब पढ़ सकते हैं। अगला आर्टिकल 22 में कहा गया कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब कैद करके रखना, ठीक है। तो आपके पास ये भी अधिकार है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट, कोई आपको अरेस्ट नहीं कर सकता, डिटेंशन भी ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। आप जब तक कोई गलत काम ना करें तब तक, और ये कोई इंसान नहीं कर सकता, अगर करेगी तो पुलिस करेगी, और अगर आपने कोई इलीगल काम किया है, कुछ गलत किया है तभी करेगी, अदरवाइज ऐसे कोई नहीं कर सकता। यू हैव राइट कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर सके इन सारी चीजों से। अगला है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23। इन्होंने बोला प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर्स, ठीक है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर्स के अगेंस्ट राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। आर्टिकल 24 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब 14 साल या उससे कम उम्र का बच्चा काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो चाइल्ड लेबर कहलाएगा। अगला है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन्होंने आर्टिकल 25 में कहा कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन, ठीक है, ये पूरी आज़ादी है आपके पास। आर्टिकल 26 में फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, जो धर्म के नाम पे जो भी अफेयर्स होते हैं, जैसे भंडारा कराना हो, पूजा पाठ कराना हो, ठीक है, कुछ भी कराना हो, वो उसकी आज़ादी है, उसमें कोई मनाही नहीं है। भारत में जितने धर्म है सबके लिए बराबरी से आज़ादी है। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, ठीक है,
किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं देना, आप अपने धर्म को प्रमोट कर सकते हैं। आर्टिकल 28 में कहा गया फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। तो जो धर्म के नाम पे एक जगह इकट्ठा किया जाता है लोगों को, है ना, तो वो पूरी आज़ादी है, आप इकट्ठा करके अब धर्म के नाम पे कुछ भी लोगों को धर्म के नाम पे चीज़ें सिखाई ही जाती हैं, अच्छी चीज़ें सिखाई और बताई ही जाती हैं, जिससे रिलीजन के नाम पे लोग चीज़ें सीखें और फॉलो करें। मतलब ठीक है, वो एक तरीके का, आप ये कह सकते हैं कि वो एक तरीके की लर्निंग है। फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स के बारे में कहा जा रहा है आर्टिकल 29 में, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़। देखिए, माइनॉरिटीज़ वो होते हैं जो धर्म के नाम पे कम संख्या में लोग हैं, जैसे क्रिश्चियंस हो गए, सिख हो गए, है ना, जैन धर्म के लोग हो गए। तो ये सारे के सारे, इनका जो इंटरेस्ट है एज अ माइनॉरिटीज, उसे प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 30 में कहा जा रहा है कि माइनॉरिटीज द्वारा अगर कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश और एडमिनिस्टर किया जाता है तो उनके पास ये अधिकार है ये सब करने का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने सुना है कॉन्वेंट स्कूल, तो कॉन्वेंट स्कूल वो स्कूल्स होते हैं जिसे जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो स्टैब्लिश करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। जैसे आपने सुना होगा सेंट जोसेफ, बिशप जॉनसन, सेंट मेरीज, है ना, सेंट जेवियर्स, ये सारे के सारे क्रिश्चियंस जो माइनॉरिटीज़ हैं हमारे देश में, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया है और एडमिनिस्टर किया जा रहा है। आखिरी जो है वो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 में कहा गया है कि राइट टू रेमेडीज फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स यूजिंग 5 राइट्स, कि अगर किसी रीजन से जो 5 आपके जो फंडामेंटल राइट्स है अगर वो रुक रहे हैं तो आपके पास अधिकार है कि आप रेमेडीज ले सकते हैं और अपने फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसे एनफोर्स करा सकते हैं यूजिंग 5 रिट्स। अब रिट्स क्या होता है? ये हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं या सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, जो भी जजेस होते हैं, उनका एक ऑफिशियल ऑर्डर होता है जहां पे सबको बात माननी पड़ती है। तो जिसमें सबसे पहला जो रिट है वो है हेबियस कॉर्पस। इसमें कहा जाता है टू डायरेक्ट द रिलीज ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अनलॉफुली। अगर गैर कानूनी तौर पे, मतलब अनलॉफुली, अगर किसी व्यक्ति विशेष को आपने डिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है, मतलब जबरदस्ती आपने पकड़ करके रखा हुआ है या कैद करके रखा हुआ है, तो उसे डायरेक्ट रिलीज करने का ऑर्डर है हेबियस कॉर्पस। क्योंकि मतलब राइट टू फ्रीडम है, उसका अधिकार है आज़ादी से रहना। अगर आपने गलत तरीके से उसे रखा है तो कोर्ट तुरंत ऑर्डर देगा कि आप उसे तुरंत छोड़ दीजिए। अगला है मैंडेमस। मैंडेमस में इन्होंने कहा कि टू डायरेक्ट पब्लिक अथॉरिटी टू डू इट्स ड्यूटी। जैसे मान लीजिए नगर निगम है, वो अपनी ड्यूटी अगर पूरी तरीके से नहीं कर रहा, साफ सफाई नहीं कर रहा किसी भी रीजन से, तो ये कोर्ट ऑर्डर देते हैं कि आप अपनी ड्यूटी करिए, तो उनको करना पड़ता है। अगला क्यू वारंटो। अब इसमें कहा जा रहा है टू डायरेक्ट अ पर्सन टू वेकेट एन ऑफिस अज्यूम्ड रॉन्गफुली। अगर किसी एक इंसान ने, ठीक है, गलत तरीके से किसी ऑफिस को ले रखा है तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि वो उस ऑफिस को मतलब इमीडिएट, मतलब तुरंत ही खाली कर दे। अगला है प्रोहिबिशन। टू प्रोहिबिट अ लोअर कोर्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग ऑन अ केस। मतलब प्रोहिबिट कर सकता है हाई कोर्ट, मतलब प्रोहिबिट कर सकता है, रोक सकता है कि लोअर कोर्ट किसी भी एक पर्टिकुलर बड़े केस को वो आगे फॉलो नहीं करेगा। और सेरिटोरी में कहा जाता है जो हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो लोअर कोर्ट के पास से किसी भी केस की प्रोसीडिंग को रिमूव करके अपने नजरों के सामने लेकर के आए, ठीक है। अगला आर्टिकल 33 में कहा जा रहा है एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज, एनालोगस फोर्सेस। तो इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के पास पावर है, ठीक है, कि जो मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज और एनालोगस फोर्सेस हैं, उनके जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं उसे वो रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, एब्रोगेट भी कर सकते हैं, दे भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 34 में कहा जा रहा है प्रोवाइड फॉर द रेस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट्स बाय मार्शल लॉ, दैट इज मिलिट्री रूल इज इन फोर्स। जब मिलिट्री रूल देश के ऊपर आता है, वैसे इंडिया में तो कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा, लेकिन मान लीजिए अगर किसी रीजन से मिलिट्री रूल हमारे देश के ऊपर लागू हो जाता है तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगे। जैसे कहीं पे मान लीजिए आप देखते हैं कर्फ्यू लग जाता है, मिलिट्री आती है वहाँ पे, तो उस टाइम फंडामेंटल राइट्स जो है लोगों के छिन जाते हैं, क्योंकि भाई वो सिचुएशन वैसी होती है, ठीक है। और लास्ट में इन्होंने कहा आर्टिकल 35 में एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन फंडामेंटल राइट्स। तो पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लॉस बना सकते हैं। दोस्तों, ये एक वीडियो था जिसमें होपफुली आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर कुछ सीखने को मिला हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑन दिस नोट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।